हमारा उद्देश्य रहता है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत लोकल हो गया है आजकल, तो हर घर तक पहुंचना, हर व्यक्ति से मिलना, उनकी क्या क्या मांगे हैं, उनकी क्या क्या मुद्दे हैं, उनको समझना और उनका निराकरण करना, ये हमारा प्रयास रहता है। जय श्री राधे, ये सब गांव ऐसे हैं जहाँ पे अपने संबंध बहुत पुराने हैं, तो सबसे हम। और आपके फादर आए इधर एक बार आपके लिए कैंपेन करने? नहीं, उन्हें 2013 में कहा था कि जब मेरी आखिरी सभा थी चुनाव के पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं पहली बार और आखिरी बार इसके लिए वोट मांग रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी इसके लिए वोट नहीं मांगूंगा। ये काम करे तो उसको वोट देना, ना करे तो मत देना। मैं आपको आज करना चाहता हूं कि हमारे बालाभैट के सभी साथीगण की एक मांग है कि आप स्टॉप डैम के निर्माण की। इस बार मेरा वादा है कि बालाभैट में भी 25, 30, 35 लाख का स्टॉप डैम बनाएंगे। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक गोयल और न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम इन दिनों मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर है। इस वक्त हम रावगढ़ में हैं। रावगढ़ में आज जिनका हम कैंपेन ट्रेल और इंटरव्यू करने आए हैं, वो मध्य प्रदेश की राजनीति के एक युवा चेहरे हैं। उनके पिता खुद कांग्रेस से एक दिग्गज नेता हैं। हम बात कर रहे हैं जयवर्धन सिंह की, जो कि रावगढ़ से सिटिंग एमएलए हैं। जयवर्धन ने 2013 में अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की थी। उसके बाद लगातार 2 बार वो यहाँ से विधायक रहे। जब कांग्रेस गवर्नमेंट 2018 में बनी थी, तो उस वक्त वो कांग्रेस गवर्नमेंट में यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे। 2013 से वो उन्होंने अपना चुनावी सफ़र शुरू किया है और उसी को आज जो इनका ये तीसरा चुनाव है और उसी को कवर करने के लिए हम इस वक्त रावगढ़ में हैं। तो वेलकम जयवर्धन, आपका न्यूज़ लॉन्ड्री में स्वागत है। सो व्हाट मेड यू जॉइन पॉलिटिक्स? मतलब क्या आपको क्या मोटिवेट किया? सब बचपन से तो इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, लेकिन आई थिंक पोस्ट 2004 जब एक मीडिया बूम पूरे देश भर में आई थी, 24/7 न्यूज़ चैनल्स चालू हुए थे, फिर मैंने खुद नोटिस किया था। मैं काफ़ी न्यूज़ को फॉलो कर रहा था, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में, उसकी काफ़ी मैं उस पर नज़र रखता था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज के बाद फिर मैं नौकरी कर रहा था बॉम्बे में, एक कंसल्टिंग फर्म में। जब भी मैं वापस आता था छुट्टियों में रावगढ़, तो मुझसे लोग पूछते थे कि आप हमारे बीच क्यों नहीं रहते हो, आपको भी यहाँ आकर हमारे बीच रहना चाहिए है। तो जब मैंने चर्चा की मेरे फादर से कि भाई मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, मुझे भी वापस अब लौटना है, काफ़ी नौकरी हो गई एमएनसी में और मुझे आके वापस अब जनता के बीच रहना है, तो उन्होंने कहा भाई तुम तो बाहर आए हो अधिकतर। तो मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो है। तो उन्होंने कहा फिर तुम पहले जाके ज़मीन पे काम करो, पद यात्राएँ करो। और फिर उनने मुझे कहा कि अगर तुम 2 बार पद यात्रा कर लोगे, एक बार ठंड में एक बार गर्मी में, तो फिर मैं विचार करूँगा। सो अभी इस बार ये चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या ऐसा खास करेगी कांग्रेस जिससे कि चुनाव जीत सके? इस बार थोड़ा माहौल एक ऐसा बन गया है जिसमें जनता चाह रही है कि इस बार कांग्रेस को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए। मैंने हमेशा समझा है कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा महत्व होता है और जनता ही चुनती है कि भाई किसको सत्ता में बैठना चाहिए है, किसको नहीं बैठना चाहिए है। और कांग्रेस को जनता ने आशीर्वाद दिया था 5 साल पहले, हमको ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही भाजपा ने सौदा किया सिंधिया जी के साथ। उनके लगभग 20-25 विधायकों ने बीच कार्यकाल में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी बदली। और आज जनता इस बात को कह भी रही है कि जो घटना हुई 2020 में, वो सीधा जनता के मत का अपमान था। आखिर मैं भी जब चुनाव जीतता हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं जीतने के बाद 5 साल जनता के बीच रहूं। अगर मैं ही बीच कार्यकाल में सौदा कर लूं किसी दूसरी पार्टी के साथ और मेरे पद को बेच दूं 35 करोड़ रुपए में, तो जनता मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। और आज जनता में इस बात उनके मन में, दिल में बैठ गई है कि इस बार जो लोग सोचते हैं कि सौदे के आधार पर, धनबल के आधार पर वो राज कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, उनको जनता इस बार अच्छा सबक सिखाएगी। तो मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी में सब ठीक चल रहा है? अभी एक कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट, वो बोल रहे थे कि आई थिंक
शिवपुरी के जो वीरेंद्र सिंह रघुवंशी है उनके जी। समर्थक उनके पास आए थे और जी। वो टिकट को लेके बात कर रहे थे, तो उन्होंने और आपके फादर का नाम बोला कि आप जाके उनसे बात करो, उनके कपड़े फाड़ो। उसके बाद सेकेंडली मेरा ये कहना है कि 1 साल का पॉलिटिकल सर्वे कराने के बावजूद भी कांग्रेस को 7 सीटों पे कैंडिडेट्स क्यों चेंज करने पड़े, तो क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब वो जो जिस व्यंग का आपने उल्लेख किया है वो पहले भी कमलनाथ जी उस व्यंग को यूज़ कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कमलनाथ जी के और मेरे पिता के बहुत गहरे संबंध हैं और लगभग 40-50 साल के संबंध हैं। जो कुछ हुआ वीरेंद्र सिंह जी के साथ वो सही नहीं था, क्योंकि उनको शायद ये कहा गया था कि आपको वहाँ से टिकट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद खबर ये मिली कि जो वहाँ से सिटिंग एमएलए थी और मंत्री भी रही हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उनने फिर लड़ने से इनकार कर दिया उस सीट पर। फिर खबर आई कि वहीं से शायद सिंधिया जी खड़े होने वाले हैं, तो उस समय जो वहाँ के ही पड़ोस के वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, 6 बार के विधायक केपी सिंह जी, उनको शायद पार्टी ने कहा कि भाई आप क्या, अगर सिंधिया जी आते हैं तो क्या आप खड़ा होना चाहेंगे, तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो ऐसे उनका नाम लिस्ट में आ गया, जबकि इनको पहले कहा गया था वीरेंद्र सिंह रघुवंशी कि आपको ही वहाँ से हम टिकट देंगे। तो जिम्मेदार सिंधिया जी हैं? नहीं, मैं ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि उन पर हम क्यों, वो तो बीजेपी के हैं, वो तो विषय भाजपा के हैं सिंधिया जी, हमारे विषय नहीं है वो। लेकिन उसमें बात ये है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो कहा गया था वीरेंद्र सिंह जी को नहीं किया पार्टी ने, और उस पर जो भी व्यंग का उपयोग किया कमलनाथ जी ने। मैं तो कोई ना तो मैं सीईसी में हूँ ना मैं कोई स्क्रीनिंग कमेटी में हूँ, लेकिन मैंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कमलनाथ जी के लिए, चाहे दिग्विजय सिंह जी के लिए या कांग्रेस के लिए, मेरे कपड़े 1000 बार फट जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, हमारा एक ही इरादा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2018 में जब बनी थी, तो आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, राइट? और आपने बोला था कि वर्ल्ड क्लास सिटीज़ की तर्ज पे मध्य प्रदेश की सिटीज़ और टाउन्स की प्लानिंग हुई। जी। लेकिन आपका जो खुद का होम डिस्ट्रिक्ट है यानी कि गुना, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत क्योटिक है, ऐसा क्यों? मतलब देखिए, गुना एक बीच पे पड़ता है बिटवीन भोपाल एंड ग्वालियर। जिला मुख्यालय है हमारा जो विधानसभा क्षेत्र राघोगढ़, वो जब आप भोपाल से आते गुना तो थोड़ा वो पहले पड़ता है। उस हिसाब से हमने जहाँ सवाल रावगढ़ का है, वो एक बहुत छोटा कस्बा था आज से 50 साल पहले। उसके बाद सन 1980 और 1990 के बीच में जब देश में सरकार कांग्रेस की थी, उस समय यहाँ पर एनएफएल और गेल के प्लांट्स आए थे। उससे बहुत यहाँ पे नए उद्योग स्थापित हुए, हज़ारों लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली, रोजगार मिला, और मेरे अनुसार लगभग लाखों लोगों को उससे इनडायरेक्ट फ़ायदा मिला है। और आज भी रावगढ़ नगर पालिका जो है सबसे बड़ी नगर पालिका है पूरे मध्य प्रदेश की इन टर्म्स ऑफ एरिया। हमको अच्छा रेवेन्यू भी आता है। हमने यहाँ पे, जब मैं मंत्री था तो हमने 100 करोड़ की हमने योजना यहाँ पे दी थी एडीबी के माध्यम से, जिससे कि 24 घंटे घर में नल मिलेगा। उसके अलावा हमने यहाँ पे अनेकों सड़कों का चौड़ीकरण किया था, और आगे भी हमारी कुछ योजना यहाँ पे थी। लेकिन आज अगर सबसे बड़ी चुनौती पूरे प्रदेश के सामने है तो वो सूरज की है। आज अगर हम तुलना करें कोई भी मध्य प्रदेश के शहर की, और चाहे अपन दिल्ली की बात करें या फिर जो विदेश में शहर होते हैं, वो उन शहरों में 100% सूरज कवरेज होता है। पूरा सिस्टम रहता है अंडरग्राउंड, जहाँ से पूरा मल बहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हम आज भी देखें तो अगर भोपाल या इंदौर की भी बात करें तो शायद 80% सूरज कवरेज होगा, लेकिन आज भी लगभग 20% शहर ऐसा है जहाँ खुला मल बहता है। गांव में तो 100% खुला बहता ही है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश की है, और अभी यहाँ पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। जरूर क्योंकि आबादी इतनी है हमारे देश में, तो इसलिए सबसे पहला ध्यान दिया गया सड़कों पर, बिजली पर, पेयजल व्यवस्था पर। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें सोचना है अगले 20-30-40 सालों के लिए जी। और अभी भी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड होता है सूरज का, वो कहीं भी नहीं निर्मित हुआ है। हमने इसकी प्लानिंग भी की थी, हमने लगभग 400 करोड़ की योजना बनाई थी इसी हमारे शहर के लिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया तो उनने वो योजना ही रोक दी।
जहाँ तक सवाल गुनाह का है, गुनाह में तो लगभग पिछले 5 कार्यकाल से भाजपा के विधायक रहे हैं। मेरे कार्यकाल में जो हमारे 15 महीने थे, हमने उसमें पूरी योजना बनाई थी, भोपाल के लिए भी, इंदौर के लिए भी। शुरुआत मेट्रो की हमने की। हमारे आने से पहले 15 साल सरकार भाजपा की रही, उनने कभी मेट्रो का बात हुई, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सरकार हमारी बनी, हमने MOU साइन किया केंद्र सरकार के साथ, मेट्रो की शुरुआत की इंदौर में भी और भोपाल में भी। और हमारी प्लानिंग थी कि जैसे कि आज NCR है, उसमें दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद ये सब शहर आते हैं। हमने उसी आधार पर इंदौर की प्लानिंग की थी कि इंदौर, उज्जैन, देवास, पीतमपुर ये भी एक महानगर बन सकता है। तो उसकी हमने पूरी उसमें उसका रोड मैप तैयार किया था। महाकाल लोक जिसकी बहुत बातें अब हो रही है, शुरुआत हमने की, कमलनाथ जी ने उसका पैसा आवंटित किया, लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे ही सरकार भाजपा की आई, वो इतनी जल्दबाजी में थे कि स्वयं प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें, और उद्घाटन करने के बाद 6 महीने में ही हल्की सी हवा आई और जो वहाँ मूर्तियाँ रखी थी वो सब खंडित हो गई। तो कहीं ना कहीं उस अगर और चर्चा है आमजन में कि क्या भाजपा में इतना घमंड अहंकार हो गया है, बेशरम हो गए हैं कि जो राशि महाकाल लोक के लिए थी वहाँ भी भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने। तो ये चर्चा है आज मध्य प्रदेश में आमजन में। मैं वापस से आपके गुना के बारे में एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि गुना एक जो शहर है वो बेसिकली, अगर आप इफ़ यू गो आउट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है या दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे बात होती है, आपके फादर का नाम भी है दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब आप जैसे भी पॉलिटिक्स में है तो आपके नाम से भी। तो आपने कोलंबिया में जो जो आई मीन उसका एक इंटरव्यू था कोलंबिया स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स में, आपने बोला था कि मध्य प्रदेश में हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, सबसे ज़्यादा खास मुद्दे ये है। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुना जो है वो इंडिया के सबसे जो टॉप 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट उसमें आता है। तो इसको लेके मतलब ऐसा क्यों हुआ कि गुना इतने बड़े बड़े नेताओं का गढ़ है, उसके बावजूद भी कुछ, और जैसा आपने बोला कि इंदौर और भोपाल के बीच में एक शहर है, इंदौर और सॉरी ग्वालियर के बीच में, तो उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं है इस तरीके का? जैसा मैंने कहा, जो हमारा क्षेत्र रहा है रावगढ़ का, हमने तो वहाँ तो उद्योग स्थापित किए, अनेकों लोगों को रोजगार मिला है। वहाँ पे आज यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, अनेकों जितने CBSE स्कूल रावगढ़ में है उतने शायद गुना में नहीं है। तो कम से कम हमारा क्षेत्र रहा है वहाँ तो हमने पूरी देखरेख की है। जहाँ तक सवाल शेष गुना हिस्सा का है, जहाँ सिंधिया जी सांसद भी रहे हैं, और पूरे गुना जिले में लगभग काफ़ी अधिक आदिवासी जनसंख्या भी है। आदिवासी समाज में एक तो हमारे भील ठाकुर भी हैं, बिलाला भी हैं, पटेलिया बारेला भी हैं, लेकिन साथ में सैरिया कम्युनिटी भी है, और जो सैरिया समाज आता है अति प्रिमिटिव ट्राइब में भी आता है। तो उनके लिए विशेष योजनाएं की हमने प्रयास भी किया था। आपको याद हो जब UPA सरकार थी उस समय उनके लिए विशेष बसाटे का हमने योजना बनाई थी। सैरिया समाज में पोषण आहार भत्ता की योजना भी कांग्रेस ने बनाई थी। और क्योंकि वो वन क्षेत्र काफ़ी आता है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, वन क्षेत्र भी है, अब दूर दराज गाँव में अलग अलग मजरे भी हैं। जैसे अगर एक गांव है तो उसमें 10 अलग अलग सेटलमेंट्स होंगी। अब हर सेटलमेंट चाहता है कि भाई उनके लिए भी बिजली की लाइन पहुंचे, उन तक भी हैंडपम्प पहुंचे, उन तक भी लाइन पहुंचे। तो ये सब जरूर हर सरकार का दायित्व होता है। और जो स्थिति थी 50 साल पहले उससे तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई है, लेकिन ये बात सही है कि जो ध्यान देना चाहिए पोषण आहार पर और विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य पर, उस पर और विशेष काम होना चाहिए है, विशेषकर विद रिगार्ड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर। क्योंकि आज अगर आप पूरे प्रदेश देश की स्थिति भी देखें, आप चाहे गुना की बात कर लें, कोई और जगह की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ जनसंख्या हमारी एक चुनौती भी है, लेकिन जनसंख्या को अगर आपने ठीक से ट्रेनिंग दी है, आपने उनको तैयार किया पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, तो आप उनको कहीं ना कहीं उनका उपयोग आप कर सकते हो प्राइमरी हेल्थ पे। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये 2018 का जो इलेक्शन था, जब कांग्रेस की आप लोग ने गवर्नमेंट बनाई थी, तब राहुल गांधी जी ने बोला था उस वक्त कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो विद इन 10 डेज जो 2 लाख तक का जो किसानों पे कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन माफ़ हुआ नहीं था वो। नहीं,
हमने सरकार जैसी हमारी बनी और कमलनाथ जी शपथ ली मुख्यमंत्री की, उनका सबसे पहला आदेश था कर्ज माफ़ी का। लेकिन जैसे कोई भी योजना होती है, हर किसान का चयन करना, उनका बैंक लिंकेज करवाना, बैंक से जानकारी प्राप्त करना कितना उन पर कर्जा है, कौन से बैंक का है, ये सब डेटा कलेक्शन में टाइम लगा। लेकिन 15 महीनों में 27 लाख किसान थे पूरे मध्य प्रदेश के जिनका कर्जा माफ़ हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन होने के बाद मैंने विपक्षी विधायक के रूप में प्रश्न पूछा था कृषि मंत्री जी से कि बताएं माननीय मंत्री जी कि 2018 से लेकर 2020 के बीच में कितने किसान का कर्ज माफ़ हुआ। तो उनने उत्तर मुझे दिया इन राइटिंग विधानसभा के अंदर कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। ये भाजपा के मंत्री ने मुझे उत्तर दिया है ऑन रिकॉर्ड। बात ये है साहब, अब हम बात करें वर्तमान सरकार के बारे में, लाडली बहना योजना जो ये सरकार भी ने प्रस्तुत किया है कुछ महीने पहले, 3-4 महीने घोषणा की थी मार्च में 2023 में, लेकिन पहली किस्त आई 4 महीने बाद। कहने का मतलब ये है कोई भी योजना आप बनाओ, सबसे पहले उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए पहले उसमें जो पूरी औपचारिकता रहती हैं वो पूरी करनी पड़ती है। और इसलिए उसमें 2-3 महीने लग गए थे उस शुरुआत करने में, क्योंकि इतना बड़ा स्केल था पूरे योजना का। तो इसलिए हमने तय किया था हम करेंगे चरणबद्ध तरीके से। तो हमने ये तय किया था कि पहले वर्ष में जो किसान जिनका कर्जा 50,000 से कम है उसका हमने लिया 2019 में। फिर हमने 2020 में हमने वो किसान लिए थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच का। उसके बाद 2021 में हमारी योजना थी कि जो शेष किसान थे उनका हम पूरा करने वाले थे, लेकिन सरकार हमारी बच नहीं पाई। मूल बात यह है साहब कि कर्ज माफ़ी की योजना कोई पार्टी की नहीं थी, वो सरकार की योजना थी। तो अगर ये लोग भी चाहते तो शेष कर्ज माफ़ी लोग पूरी कर सकते थे, लेकिन इनकी नीयत ही नहीं थी कि ये कर्ज माफ़ी करें। लेकिन आज भी हम प्रतिबद्ध हैं कि जो भी किसान रह गए हैं, वंचित रहे हैं कर्ज माफ़ी से, उनका भी हम कर्ज माफ़ करेंगे सरकार आने पर। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप करेंगे माफ? जी। और ये आपने लाडली बहना की बात करी, आपको लगता है कि लाडली बहना जिस समय पे लॉन्च हुई है और अभी जो चल रहा है उसको लेके, और सीएम जो आपके शिवराज सिंह चौहान बोलते भी हैं कि मैं 10 नवंबर को भी पैसे डालूंगा, आपको लगता है गेम चेंजर होगी? बात होती है नियत की। अभी 4-5 महीने पहले मैं नरसिंहपुर ज़िले में था। वहाँ पर एक 15 साल का युवा था, वो भाषण दे रहा था हमारे सामने, और उस युवा ने कहा कि सबसे बड़ा अंतर भाजपा और कांग्रेस में ये है कि भाजपा अपने पूरे कार्यकाल में खुद मालामाल होते हैं उनके नेता, और चुनाव के 3 महीने पहले जनता के लिए वो ये सब बांटते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। जबकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सरकार में आने पर ही शुरुआत की कर्ज माफ़ी की, सरकार में आने के बाद तत्काल पेंशन दोगुना की, सरकार के आने के सत्ता में आने के बाद तत्काल हमने उस समय गौशालाओं का निर्माण किया, सत्ता में आने के बाद तत्काल हमने बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए, कृषि के बिल हमने आधे किए। तो हमारे जो भी काम थे वो तत्काल हुए थे। 15 महीने हमने इंतजार नहीं किया चुनाव के लिए। 5 साल ऐसे हम जो अभी जो सत्ता में आए हैं खुद मालामाल हो जाए फिर हम जनता को देखें। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। भाजपा ऐसी पार्टी है जो जिसमें उनका हर दलाल हावी रहा पूरे मध्य प्रदेश में लगातार, और अंत में बस 3 महीने पहले लाडली बहना, अब बांटो रुपए 3 महीने पहले चुनाव के। तो ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। अभी हाल ही में ये विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, ठीक है, जिसमें कि 33% बोला गया कि उसके मुताबिक महिलाओं को लेजिस्लेटिव बॉडी में ये मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो लेकिन कांग्रेस आई थिंक 30 सीट्स दी हैं और आई थिंक बीजेपी ने 28 सीट्स दी, दोनों पार्टीज ने मतलब कम सीट्स दी हैं महिलाओं को। तो इसको लेके आपकी क्या राय है, और वुमेन जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, उसके लिए उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? मेरी राय है कि समय की मांग है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको मौका भी देना चाहिए राजनीति में, और विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनका रिप्रेजेंटेशन में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एक लेवल लोअर की, नगर पालिका चुनाव, जनपद में तो आरक्षण है महिलाओं के लिए,
तो जब महिला अध्यक्ष बनती है तो नया पद भी बन जाता है, अध्यक्ष पति। अब अगर विधायक भी महिला बने के विधायक पति बन जाए तो फिर क्या हम हासिल करेंगे। तो उसमें हम इस बात पर भी ध्यान दें कि अगर हम महिलाओं को मौका दे रहे हैं तो उनको उतना ही अधिकार भी हम दें, ताकि और उनको इतना एम्पावर भी करें। आज होता क्या है कि विधायक पद तो है, लेकिन अधिकतर काम जो रहते हैं शासन के, वो होते हैं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। जो विधायक का जो पद रहता है वो कितना उसमें प्रभाव रहता है, वो निर्भर रहता है सरकार पर और विधानसभा पर। तो इसलिए अगर हम महिलाओं को मौका दे रहे तो देना चाहिए है, लेकिन क्या वो उन महिलाओं के माध्यम से पर्याप्त जो हमारा मूल उद्देश्य है कि जो समस्त महिलाएं हैं पूरे मध्य प्रदेश की, उनका जो रहेगा प्रतिनिधित्व, क्या वो रिप्रेजेंट कर पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने उसी में ऐड किया था कि आप यूथ हैं, आप युवा चेहरे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए इवन पार्टिसिपेशन को बेटर करने के लिए? जैसे आपने बोला कि वो विधायक पति और सरपंच पति का वो देखने मिलता है कि मतलब उसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, प्रशिक्षण हो। आखिर जब अध्यक्ष कोई महिला बन जाती है, कोई उनको ना तो सलाह देता है कि आपको कैसे काम करना है, आपका अधिकार क्या है। अगर आप कोई महिला जनपद अध्यक्ष भी है, नगर पालिका अध्यक्ष भी है, तो क्या उनके पास शासन के द्वारा कोई ट्रेनिंग होती है कि भाई अगर आप अध्यक्ष पद पे बैठी हैं तो क्या अधिकार आपके हैं, कौन कौन सी योजनाएं आप लागू कर सकती हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आज शहर में चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं माता बहनों के लिए हैं, आप क्या नया कर सकती हैं, कौन है उनको समझाने वाला। तो आप आर यू थिंकिंग? देखिए, ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये बात तो सरकार को तय करनी चाहिए कि अगर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे विधायक के पद के लिए, सांसद के पद के लिए, तो सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे बोल रहे हैं। जब बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी 2004 में, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपके फादर चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। उस समय मध्य प्रदेश में बड़ी प्रॉब्लम थी बिजली की। बिजली बहुत जाती थी, बहुत लोड शेडिंग होती थी। और आज भी जब पॉलिटिक्स को लेकर भी बात होती है नुक्कड़ चौराहों पे, तो वो लोग यही बोलते हैं कि नहीं भाई, कांग्रेस आई तो वो कहीं बिजली नहीं जाने लगे। तो इसको लेके आपको क्या कहना है, मतलब कि ये अभी भी ये टॉपिक डिस्कस हो जाता है बहुत बार? देखिए, 2001 के बीच में विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया था, और उस समय अधिकतर जो संसाधन थे और जो स्रोत थे ऊर्जा के, वो चले गए थे छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए उस समय थोड़ी ज़्यादा कटौती बिजली की हुई थी। लेकिन अगर आज भी आप देखें तो जो भी बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं, वो उस समय ही स्थापित हुए थे। अब हुआ ये कि कांग्रेस सैंक्शन हुआ उस समय, लेकिन लाभ मिला दूसरी सरकार को। इन टर्म्स ऑफ रोड्स ऑल्सो अगर आप देखें तो जो पूरा इंफ्रा रहता है रोड्स का, वो दायित्व रहता है केंद्र सरकार का जी। और आपको याद होगा उसी उनके जो सेकंड कार्यकाल था, उस समय सरकार देश में बीजेपी की थी। लेकिन 2004 के बाद जो गति रोड्स में आई है, वो 10 साल यूपीए सरकार के थे। उसमें कमलनाथ जी भी रोड्स मिनिस्टर थे कुछ समय के लिए, और भी अन्य रोड्स मिनिस्टर थे उस समय। उस समय बहुत इन्वेस्ट हुआ था उस समय नेशनल हाईवेज में। जो आज भी आप हाईवे देख रहे हैं, ये जो भोपाल से गुना का भी हाईवे है, वो सब उस समय ही सैंक्शन हुए थे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कभी कभार समय के साथ साथ थोड़ा लक नहीं मिल पाता है आपको। लेकिन आज भी लोग ऐसे अनेक उनके काम थे दिग्विजय सिंह जी के, जो आज भी लोग याद करते हैं। मुझे आज भी लोग इस बात को याद करते हैं कि उनके समय जिला सरकार स्थापित हुई थी, जिसके माध्यम से जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके पास अधिकार था स्कूल में बिल्डिंग सैंक्शन कराने का, रोड सैंक्शन करवाने का। यहाँ तक कि वो उनके पास इतना अधिकार भी था कि गांव में टीचर आप यूज़ कर सकते थे, उनको रोजगार मिल सकता था। उन्होंने उस समय ही जो राजीव गांधी जी की सोच थी पंचायती राज की जी, उस समय स्थापित की गई थी। अनेक सरपंच उस समय एम्पावर किए गए थे, अनेकों और सरकारी पद उस समय गांव में दिए गए थे। तो ये सब क्रांतिकारी योजनाएं थी। EGS जो उनकी योजना थी, एजुकेशन गारंटी स्कीम, वही फिर बाद में जब यूपी सरकार आई तो वो RT बन गई थी। तो ये सब भी ऐसे काम थे जो ज़मीन पर हुए थे और जिसके द्वारा हर घर में प्रभाव पड़ा था। ये जो आपने बहुत बार देखा होगा, बीजेपी के लीडर्स बहुत बार आपके फादर को, दिग्विजय सिंह जो हैं, उनको एज मिस्टर बंटा का एड्रेस करके बोलते हैं इसमें रैलीज में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो ऐसे कमेंट्स को लेके आप क्या सोचते हैं, हाउ यू रिएक्ट? भाजपा जिससे डरेगी
उनको ही कलंकित करने का प्रयास करेगी। लेकिन आज अगर किसी ने बंटाधार किया युवाओं का, तो वर्तमान सरकार ने किया है, व्यापम घोटाले के माध्यम से, पटवारी भर्ती घोटाले के माध्यम से। आखिर हमारे प्रदेश का भविष्य तो युवा ही है, और अगर आप युवाओं को सही शिक्षा नहीं दोगे, सही रोजगार के पद नहीं दोगे, तो युवा कैसे आगे बढ़ेगा। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से नर्सिंग के छात्रों को प्रमोशन नहीं मिल पाई है। जो नर्सिंग डिग्री का छात्र था 3 साल पहले फर्स्ट ईयर में, वो अभी फर्स्ट ईयर में ही है, क्योंकि ऐसे अनेक कॉलेज स्थापित हो गए नर्सिंग के, जो बस पेपर पे कॉलेज हैं। नर्सिंग नहीं, वो पटवारी का भी जो, तो ये सब तो भाजपा ने किए हैं ये सब खेल। लेकिन जैसा मैंने कहा, खतरा उनको दिग्विजय सिंह जी से है, तो उनको हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन हमें तो विश्वास हमारे कर्मों पर रहता है, हमारे कर्म सदैव सही रहे और आगे भी सही रहेंगे। ठीक है, मेरे को बताइए, ये जो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया है यहाँ से, हिरेन सिंह, ये मतलब जो मेरे को पता चला है, जितना मेरे को पता है कि ये आपके बहुत करीबी थे, और इनके फादर जो मूल सिंह चौहान थे, ये आपके फादर दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी थे, और आई थिंक यहाँ से रावगढ़ से वो विधायक भी रह चुके। तो ऐसा क्या हो गया कि आपके लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं? देखिए, कुछ लोग को अपना स्वार्थ दिखता है। अब इनकी इच्छा थी कि भाई इनको भी जैसे सिंधिया जी जब भाजपा में शामिल हो गए थे, तो ये भी उनके बाद चले गए सिंधिया जी के साथ। इनके शायद संबंध थे इनके सिंधिया जी के साथ पहले से। और लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इनके जाने के बाद जो स्थिति कांग्रेस की हमारे क्षेत्र में वो और मजबूत हो गई है। और मैं तो आपको आंकड़े दूंगा, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 जनपद आते हैं जो रूरल कमिटीज़ होती हैं जी, और 2 नगर पालिका आते हैं। 2020 के पहले हमारे पास रावगढ़ नगर पालिका कांग्रेस की थी, जनपद दोनों कांग्रेस की थी, लेकिन आरोन नगर परिषद जो हमारी दूसरी शहर अर्बन बॉडी है वो भाजपा की थी। इनके जाने के बाद वो भी कांग्रेस में आ गई है। अब लगभग हमारे पूरे क्षेत्र में दोनों जनपद कांग्रेस की, दोनों शहर कांग्रेस के, भाजपा मुक्त हो चुकी है। तो कभी कभार जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारा तो मानना ये है, हमें हमारे सब लोगों पे विश्वास है, हमारे इस पूरी एकता पे विश्वास है। आज की स्थिति में कांग्रेस रावगढ़ से और मजबूत हुई है। अब जिसको पार्टी छोड़नी थी उन्हें छोड़ दी, अब वो अपना काम जाने। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हमारी लकीर है वो आगे हम खींचे, जनता के बीच हम रहे, जनता की सेवा करें, उनका विश्वास आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हमारी सोच है। ये राजनीतिक हलकों में चर्चा होती है कभी कभी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा उसके पीछे जो हाथ है वो दिग्विजय सिंह जी का है, और वो ऐसा इसलिए उन्होंने ऐसा किया है कि आपका पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर हो सके। क्या सिंधिया जी इतने कमजोर आदमी हैं कि सिर्फ मेरे कारण पार्टी छोड़ देंगे? ये भी मतलब एक विचार करना चाहिए है। नहीं, आपके कारण नहीं, आपके फादर को या उनको हटाने का कारण क्या वो इतने कमजोर हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण वो पार्टी छोड़ देंगे? कॉमन सेंस है कि सिंधिया जी 2 बार केंद्र मंत्री रहे जी कांग्रेस सरकार में, बिल्कुल, इतने बड़े परिवार से हैं, उनके पास क्या नहीं है? मतलब उनको साइडलाइन नहीं किया गया बिल्कुल। उन 15 महीनों में उनके 7-8 मंत्री थे जो उन्हीं के मतलब साथ रहे हमेशा। मंत्रियों को काम नहीं होते थे। अब मंत्री क्या इतने कमजोर है कि उनको खुद का काम नहीं करा पाए, तो पद किस काम का? फिर अगर आपको मंत्री बनाया है जी, फिर भी आप शिकायत करोगे कि आपका ही काम नहीं हो पाता, आप किस मंत्री, आप लायक ही नहीं मंत्री के पद के फिर तो, क्योंकि मंत्री तो खुद ही काम कराएगा। अगर इतना बड़ा पद आपके पास मंत्री का है तो आप काम कराओ आपके कार्यकाल में। कमलनाथ जी ने पूरे काम कराए सिंधिया जी के, हर कैबिनेट में, चाहे उनके सिंधिया स्कूल के काम हो चाहे अन्य काम हो, सब पास कराए थे उस समय, उनके पास पूरा अधिकार था। लेकिन शायद जो परिणाम आया लोकसभा चुनाव में, जब वो नहीं जीत पाए, डॉक्टर KP यादव जीत गए, वो हार सहन नहीं कर पाए सिंधिया जी। उसके बाद उन्हें शायद निर्णय ले लिया पार्टी बदलने का। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के कारण पार्टी छोड़ना ही संभव नहीं है। और वैसे हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे, ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे बीच में। तो शायद लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। उस समय की बात ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो सिर्फ लोग स्पेकुलेट करते हैं जी, कि ऐसा हुआ, ऐसी कोई बात थी नहीं। ये MP में पिछले 3 सालों में जब से
जो बीजेपी की नई गवर्नमेंट जो जब सिंधिया जी सिंधिया आ गए इसमें बीजेपी में आ गए, और जब वो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो पिछले 3 सालों में बहुत सारे हेट क्राइम्स के इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे इंदौर में एक वो चूड़ी वाला था, रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से उसको पीटा गया। एक इंदौर में एक लॉ इंटर्न बच्ची थी, उसको रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से उसको बता दिया कि ये पीएफआई के एजेंट है। और एक जो बुजुर्ग थे उनका मतलब शायद उनका वो हिंदू थे, और उसने जो जिनको मार रहा था उसने उनका नाम मुस्लिम सुन लिया, हम पीट पीट के मार दिया। तो ऐसे जब जैसे कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि भाई सबके बारे में सोचती है, सबका ये करती है, तो ऐसा जब माहौल एक स्टेट में हो रहा है, वो आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो कांग्रेस इतनी मुखरता से, और आप तो एक यूथ लीडर हैं, आप लोग इतनी मुखरता से उस चीज इन ऐसी बातों का विरोध क्यों नहीं करते? बिल्कुल किया है। इन सब घटनाओं में कांग्रेस ने आगे आकर इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनका पक्ष रखा है। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए है, जब भी दंगा होगा या सामुदायिक तनाव होगा तो लाभ मिलेगा भाजपा को, ये मतलब एक स्पष्ट एक बात है। लेकिन सिर्फ धार्मिक आधार पर ही नहीं, बल्कि आप देखो सामाजिक आधार पर भी जो इन्हें भेदभाव किया है, आदिवासी पर पेशाब करना, ये हुआ इनके कार्यकाल में। उनको गोली मारना, ये भी हुआ है भाजपा के कार्यकाल में। और हर केस में जो आरोपी है वो निकला भाजपा का कार्यकर्ता। तो कहीं ना कहीं पिछले 20 साल में से जो 18 साल इनके सत्ता का रहा है, सत्ता का नशा, सत्ता का घमंड और अहंकार इनके दिमाग में बैठ चुका है भाजपा के नेताओं में। और इसलिए जनता चाह रही है कि भाई अब तो परिवर्तन होना चाहिए मध्य प्रदेश में। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे क्या कांग्रेस की पॉलिटिक्स चेंज हुई है, और आपको ऐसा लगता है कि लास्ट 10 ईयर्स में राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन और मैच्योर होकर आए? आज भी जो एक अंतर आया है, अगर हम देखें पूरे देश की राजनीति में, तो जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसके माध्यम से आया है। क्योंकि एक प्रकार से जो एक बहुत ही एक विपरीत माहौल बन गया था, एक नकारात्मक माहौल बन गया था पूरे देश भर में, एक तनाव का माहौल बन गया था, उसमें एक परिवर्तन लाने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। और इस यात्रा के माध्यम से एक प्रकार से जो राहुल जी की इमेज है उस पर परिवर्तन भी आया है। क्योंकि भाजपा ने बहुत प्रयास किया था पिछले 15-20 सालों में उनको भी कलंकित करने का, लेकिन राहुल जी को मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनने कोई भी उनकी आलोचना हुई, कोई भी उनने जो षड्यंत्र था भाजपा का, उसके बावजूद राहुल जी अपने बात पर डटे रहे। उनने कभी उनका बयान कभी चेंज नहीं किया। और आखिर अगर कोई नेता जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पैदल चल रहा है 3500 किलोमीटर, कहीं ना कहीं उनमें जनसेवा की भावना तो है। आप जैसे भी राहुल गांधी जी का बताया आपने, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इनके बारे में क्या राय है आपकी? पर्सनल, व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन एज ए प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारी कंट्री के? क्या सोचते हैं? मेरी उसमें राय ये है कि जब मोदी जी 2014 में पहली बार खड़े हुए थे प्रधानमंत्री चुनाव के पहले, तो उनने नारा दिया था, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ने नारा दिया था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में जब सरकार कांग्रेस की थी, पेट्रोल के दाम थे 55-60 रुपए, डीजल के दाम थे 45 रुपए, और अब इनको 9 साल हो गए सत्ता में, पेट्रोल हो गया 110, डीजल हो गया 100 के पार। वाह मोदी जी वाह, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हो आप। मतलब और जब जनता उनसे पूछेगी तो कहेंगे देश के लिए कर रहे हैं। भाई क्या देश में तो आज जनता परेशान है महंगाई से। इन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, कहाँ हुई किसान की आय दोगुनी? लागत दोगुनी हो गई इनके राज में। तो आज जनता ये प्रश्न पूछ रही है मोदी जी से, भाजपा के आपने बड़े बड़े वादे किए, ये बात करता है वंशवाद के बारे में। अमित शाह जी का बेटा सेक्रेटरी है बीसीसीआई का, मेहनत करे विराट कोहली और लाभ ले जाए जय शाह, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये सब भी तो बातें हैं जिन पे इनको बात करना चाहिए। तो मैं वही कहना चाहूँगा, भाजपा की और मोदी जी के कथन करने बहुत बड़ा अंतर है। और हमें विश्वास है कि अब धीरे धीरे जनता को भी इस बात का एहसास हो रहा है। तो आज से 10 साल बाद जयवर्धन सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। मैंने
2013 के पहले भी विचार यही किया था कि मुझे तो रावगढ़ में आकर यहाँ सेवा करनी है, और मेरा वही उद्देश्य भी है जीवन का कि भाई जो हमारा परिवार कुटुंब है यहाँ पे, जिसमें सभी लोग शामिल हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के, मैं तो आया था इनके लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए। अब इसके आगे जो कुछ मिले या ना मिले वो तो ईश्वर तय करता है, लेकिन हमारे कर्म सही हो, सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, और जो भी काम हम करें वो भले के लिए करें, ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट की टीम इन राज्यों में ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रही है। मैं अपने कलीग आशी आनंद के साथ इस वक्त मध्य प्रदेश में हूँ, और आपके सपोर्ट और आपके कंट्रीब्यूशन से ही हम ग्राउंड से स्टोरीज कर पा रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि newslaundry.com/election fund पर जाकर कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि हम आप तक इन 5 राज्यों से जुड़ी चुनावी खबरें ग्राउंड से पहुंचा सकें। थैंक यू। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सके।